सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिसर्च एस एजुकेशन पर। तो थंबनेल देखकर आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि आज आग लगने वाली है। तो ये क्वेश्चन हम केमिस्ट्री के लाए हैं, केमिस्ट्री के जो एग्ज़ाम 2023 बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, 12वीं क्लास के बच्चे। तो इस बार ध्यान से, क्योंकि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो का हमारा पार्ट 1 है, जिसमें अगला पार्ट 2 भी आएगा। तो ध्यान से पेन और पेपर ले लीजिएगा। तो चलिए हम बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो से आप लाभ उठा सके। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? कैसा ठोस है? अक्रिस्टलीय ठोस है। कैसा? अक्रिस्टलीय ठोस है। ये इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? तो इसका आंसर होगा कांच। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? तो इसका आंसर क्या होगा? कांच। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? इसका आंसर क्या होगा? कांच होगा। दूसरा नंबर प्रश्न, हमारा 2 नंबर प्रश्न कह रहा है बेरवादार। बेरवादार ठोस का उदाहरण क्या है? बेरवादार ठोस का उदाहरण क्या है? रबर। क्या है? रबर। रबर है जो बेरवादार ठोस का उदाहरण है। अगला प्रश्न, 3 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है कौन सा ऑक्साइड लोह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? 3 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है कौन सा ऑक्साइड हमारा लोह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर होगा CrO2। इसका आंसर क्या होगा? CrO2। अगला प्रश्न, हमारा 4 नंबर प्रश्न कह रहा है क्रिस्टल होते हैं। क्रिस्टल होते हैं कितने, मतलब क्वेश्चन पर कह रहा है जी क्रिस्टल होते हैं कितने प्रकार के? तो क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर होगा 4 प्रकार के। क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। 5 नंबर प्रश्न, हमारा 5 नंबर प्रश्न कह रहा है रवादार ठोस है। रवादार ठोस है, इसमें ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन देखकर आप मारिएगा, नहीं तो ऐसे ही टिक आउट करके आ जाइएगा। 5 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है ठोस है, रवादार ठोस है, उसका आंसर है हीरा। रवादार ठोस है, उसका आंसर क्या है? हीरा। रवादार ठोस है, उसका आंसर क्या है? हीरा। अगला प्रश्न, 6 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है, तो इसका आंसर क्या है? 7। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? 7। इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन VVI है, ये क्वेश्चन VVI है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो इसको ध्यान से रख लीजिएगा कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी है? मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी है? 7। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी है? 7। इन सब क्वेश्चन को आप नोट करते चलिएगा, नहीं तो आपका देख लेना। 7 नंबर क्वेश्चन, BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है। BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है, आंसर होगा इसका 32%। क्या होगा इसका आंसर? 32%। अगला प्रश्न, 8 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जालक है। सोडियम क्लोराइड का जालक है अष्टफलकीय। सोडियम क्लोराइड का क्या जालक, आंसर क्या होगा? सोडियम क्लोराइड का जालक है, इसका आंसर क्या होगा? अष्टफलकीय। क्या होगा इसका आंसर? अष्टफलकीय। अगला प्रश्न, 9 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है घनाकार। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेववेस जालकों की संख्या होती है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेववेस जालकों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 3। क्या होगा इसका आंसर? 3 होगा। अगला प्रश्न, हमारा 10 नंबर प्रश्न कह रहा है शॉर्टकी दोष। कौन सा दोष? शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व, शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व, तो इसका आंसर होगा घट जाता है। शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है? घट जाता है। अगला प्रश्न, 11 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है फ्रेंकल तथा शॉर्टकी। फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं, इसका आंसर क्या होगा? फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं, इसका आंसर होगा क्रिस्टल दोष। कौन सा दोष? क्रिस्टल दोष। कौन सा दोष? क्रिस्टल दोष। फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं, इसका आंसर क्या होगा? क्रिस्टल दोष। कौन सा दोष? क्रिस्टल दोष। इन सब को क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा, ये सब एग्जाम की दृष्टि से बहुत VVI क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, 12 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में
कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है? निम्नलिखित में कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है? Fe3O4। कौन सा है? Fe3O4। क्या होगा इसका आंसर? Fe3O4। निम्नलिखित में कौन फेरो चुंबकीय, कौन सा फेरो चुंबकीय पदार्थ है? कौन सा फेरो चुंबकीय पदार्थ है? इसका आंसर क्या होगा? Fe3O4। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा, कौन सा ऑक्साइड, कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह, कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण, किसका गुण? धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा CrO2। CrO2। कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? CrO2। 14 नंबर प्रश्न, 14 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सा बेरवादार ठोस है? निम्न में कौन सा बेरवादार ठोस है? तो इसका आंसर क्या होगा? क्वार्ट्ज ग्लास। इसका आंसर क्या होगा? क्वार्ट्ज ग्लास या SiO2। इसका आंसर क्या होगा? क्वार्ट्ज ग्लास या SiO2। इन सब क्वेश्चन को आपको याद करने का फायदा आपको एग्जाम हॉल में पता चलेगा। जब क्वेश्चन लाइन बाय लाइन आपसे आंसर होगा तब पता चलेगा हाँ ये सब क्वेश्चन VVI है। अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रासरण दाब, प्रासरण दाब किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है? प्रासरण दाब किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है? तो उसका आंसर होगा P बराबर CRT। प्रासरण दाब किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है? P बराबर CRT। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली प्रासरण, अर्धपारगम्य झिल्ली से प्रासरण क्रिया में निकल पाते हैं क्या? विलायक के अणु। इसका आंसर क्या होगा? विलायक के अणु। इसका आंसर क्या होगा? विलायक के अणु। अगला प्रश्न 17 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है आदर्श विलयन, आदर्श विलयन का निम्न में कौन सा गुण है? आदर्श विलयन का निम्न में कौन सा गुण है? ये क्वेश्चन VVI है। आदर्श विलयन का निम्न में कौन सा गुण है? राउल्ट के नियम का पालन करता है। यह क्या करता है? राउल्ट के नियम का पालन करता है। राउल्ट के नियम का पालन करता है तो वो आदर्श विलयन के का गुण है। इसको टैग लगा लीजिएगा VVI का, ये क्वेश्चन पूछने का चांस है इस बार। अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है पहाड़ों पर, कहा? पहाड़ों पर, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जल का क्वथनांक, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्यों? ऊंचे पहाड़ों पर जब चढ़ते हैं तो वहां जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्यों? तो इसका आंसर होगा वहां वायुमंडलीय दाब कम है, वहां वायुमंडलीय दाब कम रहता है। इसका आंसर क्या होगा? वहां वायुमंडलीय दाब कम रहता है। ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछेगा, 100% पूछेगा। इन सब क्वेश्चन को बिन बिन कर निकाला गया है, चुन चुन कर। अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न, विलयन के लिए कौन सा अनुसंख्यक गुण है? विलयन के लिए कौन सा अनुसंख्यक गुण है? विलयन के लिए कौन सा अनुसंख्यक गुण है? तो उसका आंसर होगा प्रासरण दाब। प्रासरण दाब विलयन के लिए कौन सा अनुसंख्यक गुण है? तो उसका आंसर होगा प्रासरण दाब। कौन सा दाब? प्रासरण दाब। विलयन के लिए कौन सा अनुसंख्यक गुण है? प्रासरण दाब। अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है इनमें से कौन से जलीय घोल, इनमें से कौन से जलीय घोल की हिमांक बिंदु न्यूनतम होती है? इनमें से कौन से जलीय घोल की हिमांक बिंदु न्यूनतम होती है? 0. तो इसका आंसर क्या होगा? 0.01 MnACl, 0.01 MnACl। ध्यान से पढ़िएगा। अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न 21 नंबर प्रश्न, किसी घोल का प्रासरण दाब, किसी घोल का प्रासरण दाब दिया गया है, किसी घोल का किसी घोल का प्रासरण दाब का संबंध दिया गया है, तो उसका आंसर होगा π/c बराबर ST, π/c बराबर ST। अगला प्रश्न 22 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राउल्ट का नियम है? ये भी क्वेश्चन VVI है, राउल्ट के नियम से क्वेश्चन पूछता है डेफिनेटली, इसलिए राउल्ट के नियम वाला क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा आप हमेशा। अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राउल्ट का नियम है? तो इसका आंसर होगा P बराबर KHX, P बराबर KHX। इसका आंसर क्या होगा? P बराबर KHX। निम्नलिखित में कौन सा राउल्ट नियम है? तो इसका आंसर क्या होगा? P बराबर KHX। अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर प्रश्न,
प्रश्न नंबर 23, 23 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। निम्न में से देखकर मत चौंकिएगा, ऑप्शन मिलेगा वो आपको एग्जाम में मिलेगा, बस आपको ये याद रखना है मोललता। क्या है क्वेश्चन? निम्न में से ताप द्वारा, किसके द्वारा? ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है मोललता। ताप द्वारा क्या प्रभावित नहीं होता है? मोललता। मोललता है जो ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। मोललता ताप द्वारा प्रभावित होता है। ये मोललता है, एक ठो मोललता होता है, एक ठो मोलरता होता है। तो मोलरता पर टिक आउट करके मत आ जाइएगा, मोलरता गलत हो जाएगा। वो ताप द्वारा प्रभावित होता है, ये ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। अगला प्रश्न हमारा 24 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होता है? निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होता है? तो उसका आंसर होगा 0.1 m Na2SO4, 0.1 m Na2SO4। अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी सेल अभिक्रिया के साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल होता है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि किसी सेल अभिक्रिया के साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल होता है। तो इसका आंसर होगा 0। इसका आंसर क्या होगा? 0 एकदम 0। इसका आंसर क्या होगा? 0। अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न नंबर 26 कह रहा है जलीय घोल में हाइड्रोजन H2 इनमें से किसे अवकृत नहीं करेगा? जलीय घोल में प्रश्न कह रहा है जलीय घोल में हाइड्रोजन अगर प्रश्न समझ जाइएगा तो एग्जाम में क्वेश्चन गलती होने का चांस 99.9% हट जाएगा। अगर क्वेश्चन समझकर अगर नहीं कीजिएगा तो एक ही टाइप का क्वेश्चन जैसे लगता है कि यही क्वेश्चन है जिसका आंसर भी मैच करता है, तो ऐसे करके क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो पहला काम है जो क्वेश्चन को अच्छे तरह से समझिए, फिर उसके आंसर को याद कीजिए। जब तक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आंसर अच्छे ढंग से याद नहीं होगा। आपको लगेगा कि याद है लेकिन आपको वो आंसर याद नहीं होगा। तो ऐसे ही प्रश्न डाउट में जाकर बच्चे एग्जाम हॉल में गलती कर बैठते हैं। एग्जाम हॉल में वो तो एक तो अलग ही टाइप का प्रेशर होता है जिसके कारण और भी क्वेश्चन सही आंसर छोड़कर और गलत आंसर पर टिक आउट करके आ जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आंसर अपने आप याद हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन समझ में उससे आपको एग्जाम में गलती भी नहीं होगा और आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो क्या था क्वेश्चन हमारा? 26 नंबर प्रश्न कह रहा है जलीय घोल में हाइड्रोजन H2 इनमें से किसे अवकृत नहीं करेगा? तो इसका आंसर होगा Fe3+। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप इन सब क्वेश्चन को नोट करके अच्छे से याद कर एग्जाम में जाइएगा, उसके बाद आकर बोलिएगा हमसे। अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न कह रहा है किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है? तो इसका आंसर होगा Mg। किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है? तो इसका आंसर क्या होगा? Mg। क्या होगा? Mg। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है जो गैल्वेनिक सेल 28 नंबर प्रश्न कह रहा है गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। क्या होगा इसका आंसर? ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। क्या होगा इसका आंसर? ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। क्या होगा इसका आंसर? ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। अगला प्रश्न हमारा 29 नंबर प्रश्न कह रहा है फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। तो इसका आंसर क्या होगा? विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार के। किससे संबंधित है? विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से। इसको देखकर लग रहा है कि ये क्वेश्चन VVI है, तो इसको टैग लगा लीजिएगा। इस पर भी 90% चांस है कि ये क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार के। ये सारे प्रश्न बार बार कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, इन सबको नोट जरूर कर लीजिएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 30 नंबर प्रश्न, नहीं तो समझिएगा, एग्जाम हॉल में बैठकर रोइएगा जाकर। 30 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? तो इसका आंसर होगा लेड स्टोरेज बैटरी। क्या होगा इसका आंसर? लेड स्टोरेज बैटरी। क्या होगा इसका आंसर? निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? इसको याद रखिएगा, कौन सा सेल? द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल है। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी। अब हम कह रहे हैं रोने के लिए, तो एग्जाम में रोना, वो तो चेहरे देखकर पता चल जाता है कि कौन लिख कर आया है, कौन लिख कर नहीं आया है, तो उसमें रोने धोने की कोई बात नहीं है। अगला प्रश्न, 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है 96,500 कूलम, 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 के घोल से मुक्त करती है, मुक्त करती है। तो इसका आंसर होगा 31.75 ग्राम कॉपर। 31.75 ग्राम इसका आंसर 0.693 बटे के। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से भी आई है, तो इसको ध्यान से रखकर नोट कर लीजिएगा। चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। 39 नंबर प्रश्न हमारा 39 नंबर प्रश्न कह रहा है अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए, अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक, अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान किसके बीच में रहता है? अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान किसके बीच में रहता है? तो इसका आंसर होगा 2 और 3 के बीच में। किसके बीच में रहता है? 2 और 3 के बीच में। चलिए 40 नंबर प्रश्न हमारा अगला प्रश्न 40 नंबर कह रहा है किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने की दर, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने की दर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो वो सक्रिय भार पर। किस पर निर्भर करता है? वो सक्रिय भार पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न हमारा 41 नंबर प्रश्न कह रहा है शून्य कोटि, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, तो इसका आंसर होगा T के पावर 1/2 अल्फा A। इसका आंसर क्या होगा? T के पावर 1/2 अल्फा A। इसको छोटा क्वेश्चन मन देखिए, आ जाएगा, अगर याद नहीं रहेगा तो दांत फाड़ दीजिएगा एग्जाम में, इसलिए कह रहे हैं कि इसको याद कर लीजिएगा। सारा क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ कर निकाला गया है, इसलिए इन सब क्वेश्चन को बारीकी से देख लीजिए। हम VVI लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वही VVI है, सारा क्वेश्चन VVI है इसमें का, आप बस याद करके ही एग्जाम में जाइएगा। अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर, किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर, तो इसका आंसर है समय के साथ घटती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर, किसका? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का दर समय के साथ घटती है। किसके साथ घटती है? समय के साथ घटती है। अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न कह रहा है रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है अनुत्क्रमणीय। इसका आंसर क्या होगा? अनुत्क्रमणीय। इसका आंसर क्या होगा? अनुत्क्रमणीय। अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में कौन सा लायोफिलिक, लायोफिलिक क्लोराइड नहीं है? निम्न में से कौन सा लायोफिलिक क्लोराइड नहीं है? तो इसका आंसर होगा कुहासा। ये देखिए, ये रहा VVI क्वेश्चन आपका एग्जाम वाला, ये क्वेश्चन भी चांस है कि इस बार आएगा। इसका आंसर क्या होगा? निम्न में कौन लायोफिलिक क्लोराइड है, क्लोराइड सॉरी, निम्नलिखित में निम्न में कौन लायोफिलिक क्लोराइड नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? कुहासा। क्या होगा? कुहासा। अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न कह रहा है विलायक स्नेही क्लोराइड कहलाता है, विलायक स्नेही क्लोराइड कहलाता है लायोफिलिक। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, क्या कहलाता है? लायोफिलिक। अगला प्रश्न हमारा 46 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अनुमान अधिकतम होता है, होगा? निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अनुमान अधिक होगा? तो इसका आंसर होगा K2SO4। क्या होगा इसका आंसर? K2SO4। तो चलिए अब अपना हम अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर प्रश्न। 47 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है सामान्य ताप एवं दाब, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन है 22.4 लीटर। क्या है? 22.4 लीटर। इस टाइप का क्वेश्चन एक और ठो आता है, तो ध्यान से, पहले बार बार कह रहे हैं कि क्वेश्चन ध्यान से समझ लो, आंसर अपने आप हो जाएगा, ना ही एग्जाम में कभी गलती होगा, अच्छा मार्क्स से पास करोगे अगर बशर्ते तुम क्वेश्चन को अच्छे तरीका से समझकर उसका आंसर याद करते हो तो, नहीं तो गलत आंसर हो जाता है। तो क्या था क्वेश्चन? सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन है 22.4 लीटर। इस पर भी चांस है कि ये क्वेश्चन इस बार आ सकता है।
चलिए अगला प्रश्न 48 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है 5% केन शुगर, 5% केन शुगर, अनुभार 342, आइसोटोनिक है, 1% घोल x के साथ x का अनुभार कितना है। ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा 171.2, 171.2, 5% केन शुगर। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, 5% केन शुगर, 5% केन शुगर, अनुभार बराबर 342, आइसोटोनिक है, 1% घोल x के साथ x का अनुभार कितना है, तो इसका आंसर होगा 171.2। अगला प्रश्न, हम 49 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी विलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH, किसी विलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हुए हैं। किसी विलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं। विलियन की मोलरता है, विलियन की मोलरता है 0.25, 0.25। इसका आंसर क्या होगा 0.25। ये भी VVI है, इसको भी टैग लगा लीजिएगा कि ये भी क्वेश्चन VVI है। चलिए अगला प्रश्न 50 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है टिंडल प्रभाव। कौन सा प्रभाव? टिंडल प्रभाव। इसका नाम ही अजीब है, इसका अगर चाहे तो आसानी से इसका आंसर हम याद कर सके हैं। टिंडल प्रभाव 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर क्या होगा वास्तविक घोल द्वारा। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है वास्तविक घोल द्वारा। किस घोल द्वारा? वास्तविक घोल द्वारा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। चलिए अगला प्रश्न 51 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा द्रव स्नेही क्लोराइड है। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव स्नेही क्लोराइड है? कौन सा द्रव स्नेही क्लोराइड है? क्वेश्चन समझ लीजिए, कौन सा द्रव स्नेही क्लोराइड है, तो इसका आंसर होगा गोंद। इसका आंसर क्या होगा? गोंद। क्या होगा? अगला प्रश्न हमारा 52 नंबर 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कोलाइड कणों का आकार। किसका आकार? कोलाइड कणों का आकार। किनका आकार? कोलाइड कणों का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? कोलाइड कणों का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? 10 के पावर -5 के से 10 के पावर -7 cm के बराबर होता है। किसके बराबर? कोलाइड कणों का आकार किसके बराबर होता है? 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये क्वेश्चन टफेस्ट VVI क्वेश्चन है, इसको ये इस बार आना ही है। इसका 99.9% चांस है कि ये क्वेश्चन आएगा इस बार। तो ये मत समझ लीजिएगा कि बाकी सारा क्वेश्चन फालतू है, नहीं, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दही समझते हैं? दही, उसका ऊपर का जो छाली मक्खन होता है उस तरह से इसको निकाल कर लाया गया है इन सब क्वेश्चन को। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो मतलब लग रहा है कि ये निश्चित है एकदम आना ही है, उस पर VVI का टैग या 3 तीर का निशान लगवा दिया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, तो सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न 53 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में ठोस ठोस समुदाय। 53 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में ठोस ठोस समुदाय कौन है? ठोस ठोस समुदाय कौन है? तो इसका आंसर होगा संश्लेषित जेम। इसका आंसर क्या होगा? संश्लेषित जेम। इसका आंसर क्या होगा? संश्लेषित जेम। ठोस ठोस समुदाय, ठोस ठोस समुदाय कौन है? तो इसका आंसर है संश्लेषित जेम। अगला प्रश्न 54 नंबर प्रश्न कह रहा है कि खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है अयस्क। क्या कहा जाता है? अयस्क। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है क्या कहा जाता है? अयस्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयस्क कहा जाता है। प्रश्न ध्यान से समझिएगा क्या कर रहा है क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन आगे भी और मिलेगा, तो इसलिए क्वेश्चन एक बार और ध्यान से देख लीजिए। खनिज कह रहा है, तो 54 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा था खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अयस्क। क्या कहा जाता है? अयस्क कहा जाता है। अगला प्रश्न 55 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है लोहे का मुख्य अयस्क है। लोहे का मुख्य अयस्क है मैग्नेटाइट, सीडेराइट, हेमेटाइट। सभी ऑप्शन में सभी दिखेगा तो उसको भर के आ जाइएगा, नहीं तो खाली हेमेटाइट, सीडेराइट आगे रहेगा, एक ठो नहीं चलेगा। तीनों अगर रहेगा ऑप्शन में तो सभी जरूर देगा ऑप्शन में, उसी को गोला करके आइएगा। अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है? जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है? तो ये है फैन उत्प्लावन विधि। कौन विधि? फैन उत्प्लावन विधि। ये सब्जेक्टिव में भी पूछ देता है फैन उत्प्लावन विधि के बारे में, तो ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन भी है ऑब्जेक्टिव के भी दृष्टि से।
क्वेश्चन क्या था, जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण, जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है, फेन उत्प्लावन विधि, किस विधि से होता है, फेन उत्प्लावन विधि। अगला 57 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं, अयस्क में उपस्थित शुद्धि को कहते हैं गैंग, क्या कहते हैं, इसको गैंग बोलते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, अशुद्धि को क्या कहते हैं, गैंग बोलते हैं। अगला प्रश्न 58 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है, कॉपर पायराइट का सूत्र है CuFeS2, CuFeS2। अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न कह रहा है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। अगला प्रश्न 60 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूपर पट्टी में प्रचुरता से पाई जाती है, कौन सी धातु प्रचुरता से पाई जाती है, तो Al यानी कि एल्यूमिनियम। कौन सी धातु प्रचुरता में पाई जाती है, Al, एल्यूमिनियम। चलिए 61 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, पायराइट को गर्म करके सल्फर का निष्कासन कहलाता है, पायराइट को गर्म करके सल्फर का निष्कासन कहलाता है, क्या कहलाता है, भर्जन, क्या कहलाता है, भर्जन कहलाता है, क्या कहलाता है, भर्जन। अगला प्रश्न 62 नंबर हमारा प्रश्न कहलाता है, गेंग और फ्लस्क, गेंग और फ्लस्क मिलकर बनाते हैं, गेंग और फ्लस्क मिलकर क्या बनाते हैं, खनिज बनाते हैं, क्या बनाते हैं, खनिज बनाते हैं, गेंग और फ्लस्क मिलकर क्या बनाते हैं, खनिज बनाते हैं। 63 नंबर प्रश्न कह रहा है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है फेन उत्प्लावन विधि से, किस विधि से, फेन उत्प्लावन विधि से, किस विधि से, फेन उत्प्लावन विधि से। अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न कह रहा है, ओलियम का सूत्र है, ओलियम का सूत्र है H2S2O7, ओलियम का सूत्र क्या होता है, H2S2O7। सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से इसको पढ़कर जाइएगा। ओलियम का सूत्र है H2S2O7। अगला प्रश्न 65 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है, NaOH है, NaOH है एक क्षार, क्या है, क्षार। अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न कह रहा है, नाइट्रिक अम्ल, क्या, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है HNO3, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है HNO3, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है, HNO3। अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न कह रहा है, आवर्त सारणी के ग्रुप ए के सभी तत्वों को जाना जाता है, आवर्त सारणी के ग्रुप ए के सभी तत्वों को जाना जाता है, आंसर क्षार धातु, क्या, किस नाम से जाना जाता है, क्षार धातु के नाम से जाना जाता है। दीदी क्वेश्चन आना है, निश्चित है ये क्वेश्चन आएगा, इस बार निश्चित है कि ये क्वेश्चन आएगा। आवर्त सारणी के ग्रुप ए के सभी तत्वों को कहा जाता है, आंसर क्षारीय धातु, क्या कहा जाता है, क्षारीय धातु। चलिए 68 नंबर प्रश्न देखते हैं, H2SO4 है एक, H2SO4 है एक, तो इसका आंसर होगा द्वितीय द्विभाषमिक अम्ल, द्विभाषमिक अम्ल, क्या है इसका आंसर, द्विभाषमिक अम्ल। 69 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, BF3। अगला प्रश्न 70 नंबर हमारा प्रश्न कर रहा है, 70 नंबर प्रश्न कर रहा है, बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीजन अवस्था है, बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीजन अवस्था है +3, इसका आंसर क्या होगा, +3। प्रश्न 71 नंबर प्रश्न कर रहा है हमारा, 71 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है, निम्नलिखित में कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है, तो इसका आंसर है F2, कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है, F2। अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न कह रहा है, H2SO4 है, H2SO4 है अम्ल, H2SO4 क्या है, अम्ल है, क्या है, अम्ल है। अगला प्रश्न 73 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है, बल्बों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस है AR, आर्गन, AR, आर्गन, बल्बों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस है AR, आर्गन। 74 नंबर प्रश्न कह रहा है, गोताखोर O2 के साथ मिलाकर ले जाते हैं, गोताखोर O2 के साथ मिलाकर ले जाते हैं HE। अगला प्रश्न 75 हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, किसका, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, तो हीलियम का मुख्य स्रोत सूर्य है, सन, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य। अगला प्रश्न 76 नंबर प्रश्न कह रहा है, p ऑर्बिटल का आकार, किनका आकार, p ऑर्बिटल का आकार क्या होता है, तो p ऑर्बिटल का आकार क्या होता है, डम्बवेल, क्या होता है, डम्बवेल, p ऑर्बिटल का आकार क्या होता है, डम्बवेल, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न कह रहा है, समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व है, समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व है आयोडीन, क्या है,
आयोडीन। भले ही क्वेश्चन आसान दिख रहा है लेकिन पूछता है। अगला प्रश्न 78 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल है Bl3, निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल है Bl3। अगला प्रश्न 79 नंबर प्रश्न कह रहा है SF6 में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था है, SF6 में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था है +6, कितना होता है +6। अगला प्रश्न 80 नंबर प्रश्न कह रहा है सांद्र HNO3 में कौन सी धातु अक्रियशील हो जाती है, सांद्र HNO3 में कौन सी धातु अक्रियशील हो जाती है Pb, कौन सी धातु अक्रियशील हो जाती है Pb। अगला प्रश्न 81 नंबर प्रश्न कह रहा है वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं, वर्ग 16 के तत्व का क्या कहलाते हैं कैलोजन, वर्ग 16 के तत्व क्या कहलाते हैं कैलोजन, कैलोजन। अगला प्रश्न 82 नंबर प्रश्न कह रहा है क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनाता है, क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनाता है N2+HN4Cl। अगला प्रश्न 83 नंबर प्रश्न कह रहा है सबसे प्रबल अम्ल है, 83 नंबर प्रश्न कह रहा है सबसे प्रबल अम्ल है HClO4, HClO4। इस टाइप का भी क्वेश्चन एक ठो फिक्स रहता है कि एग्जाम में 12th के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, एक ठो फिक्स रहता है, इसलिए इस प्रकार का क्वेश्चन हम 3-4 क्वेश्चन डाले हैं। अगला प्रश्न 84 नंबर प्रश्न कह रहा है किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है, किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है Pb, किसका Pb। अगला प्रश्न 85 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है, इसका आंसर होगा मैग्नीशियम, किसका आंसर होगा मैग्नीशियम। अगला प्रश्न 86 नंबर प्रश्न कह रहा है किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, तो वो होता है डी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक होता है डी ब्लॉक। ये भी क्वेश्चन भी आई, इस क्वेश्चन को भी आप हाईलाइट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 87 नंबर हमारा प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है, कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है, तो इसका आंसर होगा SO2, इसका आंसर होगा SO2। ये क्वेश्चन इस बार आने वाला है, आएगा ये क्वेश्चन इस बार। अगला नंबर 88 नंबर प्रश्न कर रहा है प्रथम संक्रमण श्रेणी 3D श्रेणी के तत्वों के घनत्व में वृद्धि होती है SC से Na तक, किसना से SC से Na तक। अगला प्रश्न 89 नंबर प्रश्न देखते हैं एक्टिनोइडों की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था, एक्टिनोइडों की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है +6। 90 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से किस में Mn की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है, निम्नलिखित में से किस में Mn की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है MnSO4, इसका आंसर क्या होगा MnSO4। अगला प्रश्न विद्युत की सबसे अधिक सुचालक, विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी है, तो वो है चांदी, हमारा सिल्वर, सिल्वर विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। 92 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डी ऑर्बिटल का आकार होता है, तो इसका आंसर है डबल डम्बवेल, डी ऑर्बिटल का आकार होता है डबल डम्बवेल। एक तो था पी ऑर्बिटल का आकार, ये था डम्बवेल, लेकिन ये डी ऑर्बिटल का आकार कह रहा है तो ये डबल डम्बवेल होगा। तो अगला प्रश्न 93 नंबर 93 नंबर प्रश्न कह रहा है एस ऑर्बिटल का आकार होता है गोलीय, एस ऑर्बिटल का आकार क्या होता है गोलीय। 3 ऑर्बिटल बता चुके हैं, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल। तीनों में से एक का पूछना, एक तो जरूर आएगा, एक का पूछना लाजमी है, अवश्य जरूर आएगा, तो देख लेना तीनों को ध्यान से। एस ऑर्बिटल का आकार होता है गोलीय, कैसा आकार होता है गोलीय। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संक्रमण तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है n-1 into d के पावर 1 - 10 ns के पावर 1 - 2 होता है। अगला प्रश्न 95 नंबर प्रश्न कह रहा है संक्रमण तत्व है, 95 नंबर प्रश्न कह रहा है संक्रमण तत्व है, तो डी खंड के तत्व, किस खंड के तत्व है डी खंड के तत्व हैं। अगला प्रश्न 96 नंबर प्रश्न कह रहा है CuSO4 के घोल में लोहे का टुकड़ा डालने पर, CuSO4 के घोल में लोहे का टुकड़ा डालने पर घोल का नीला रंग परिवर्तित हो जाता है किसमें भूरे रंग में। घोल का नीला रंग किस रूप में परिवर्तित हो जाता है भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है, प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है Mn। कौन सा तत्व है Mn। अगला प्रश्न 98 नंबर प्रश्न कह रहा है हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु है, हमेशा स्वतंत्र, हमेशा खुला अवस्था, कहीं भी छोड़ दो उसमें जंग नहीं लगेगा, मूर्छा ना पकड़ी बाबू कहियो।
98 हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु है सोना। कौन सा है? सोना। Au कौन सा है? सोना। सोना गोल्ड को कहीं भी छोड़ दो, उसको जमीन में गाड़ दो या कहीं फेंक दो पानी में ले जाकर, उसमें कभी भी मूर्छा नहीं लगेगा। अगला प्रश्न 99 नंबर प्रश्न, तो सोने की तरह बनो। अगला प्रश्न, संक्रमण तत्वों की कुल ज्ञात श्रेणियां है। संक्रमण तत्वों की कुल ज्ञात श्रेणियां है कितनी है? 3। संक्रमण तत्वों की कुल ज्ञात श्रेणियां कितनी है? 3 है। अगला ला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है 100 नंबर, लास्ट प्रश्न है ये, पीतल का मुख्य अवयव, पीतल का मुख्य अवयव होता है, तो उसका आंसर होगा Cu तथा Zn, कॉपर तथा जिंक। तो ये रहे कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न बिहार बोर्ड क्लास 12 के बच्चों के लिए। आप लोग जाइए, इसको याद कीजिए और एग्जाम में अच्छा मार्क्स लेकर आइए। इससे हमें भी खुशी मिलेगी और आपके पेरेंट्स को भी खुशी मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।